अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एंजाइम। इसका आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म से मुराद है तरीका, यानी हम लोग पढ़ेंगे कि एंजाइम कैसे काम करते हैं। देखिए, हर एंजाइम जो है वो बड़ा ही स्पेसिफिक होता है। एवरी एंजाइम इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक नंबर एंड टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। आप पढ़ चुके हैं कि एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो हर एंजाइम में कुछ ख़ास तादाद और कुछ ख़ास अक़साम के अमाइनो एसिड होते हैं। मिसाल के तौर पे एक जो एंजाइम है उसके अंदर हो सकता है 20 अमाइनो एसिड हो, एक में 50 हो, एक में 1000 अमाइनो एसिड हो। तो ये सारे एंजाइम एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। एक तो इनके अंदर अमाइनो एसिड का नंबर डिफरेंट है, दूसरा उनका सीक्वेंस डिफरेंट है, तीसरा अमाइनो एसिड का टाइप्स भी उनकी डिफरेंट है। तो यानी हर एंजाइम की एक ख़ास शक्ल होती है। एंजाइम हैव स्पेसिफिक शेप। इस शेप की वजह से एक एंजाइम जो है उसका जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट किसी दूसरे एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर सकता। ये आप देखें, ये कुछ एंजाइम है, उनकी शक्लें हैं। ये एक एंजाइम है, ये है, ये है, ये है। हर एंजाइम के अंदर अब यहाँ पे इस पूरे के अंदर क्या होंगे? अमाइनो एसिड होंगे। ठीक है, पूरे के अंदर अमाइनो एसिड होंगे। फिर एंजाइम की एक जो ख़ास चीज़ होती है वो होती है उसकी एक्टिव साइट, जिससे एंजाइम का पता चलता है कि वो किससे रिएक्ट करेगा। मिसाल के तौर पे ये जो आप एंजाइम्स देख रहे हैं, इस एंजाइम की एक्टिव साइट ये है, इसकी एक्टिव साइट ये है, और इस एंजाइम की ये एक्टिव साइट है, और इसकी ये एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट यानी काम करने वाली जगह। एक्टिव साइट दरअसल एंजाइम की वो जगह होती है जहां आके सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है। और ये जो एक्टिव साइट है ना, ये भी कुछ ख़ास किस्म के अमाइनो एसिड एक ख़ास तरतीब में जुड़ के बनाते हैं। मसलन इस तरह की अगर एक्टिव साइट बनानी है तो इसके लिए अमाइनो एसिड को यहाँ पे फोल्ड करना पड़ेगा, फोल्ड करके बाइंड होना पड़ेगा, तब ये वाली एक्टिव साइट बन पाएगी। तो एक्टिव साइट के ऊपर ये जो एंजाइम यानी ये जो अमाइनो एसिड की चेन होती है, ये कुछ ख़ास शक्ल बनाती है, और इसी शक्ल से एंजाइम की स्पेसिफिसिटी का फैसला भी होता है। तो दूसरी बात कि एंजाइम जो है वो किसी ख़ास सब्सटेंस के साथ जुड़ते हैं, यानी कि कोई ख़ास मॉलिक्यूल जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड करता है। उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। जैसे कि ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट, यहाँ पे कोई ख़ास किस्म का मॉलिक्यूल अटैच होगा, वो होगा सबस्ट्रेट। और फिर रिएक्शन के बाद आफ्टर रिएक्शन सबस्ट्रेट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो यानी एंजाइम के काम करने का तरीका ये हुआ कि पहले एंजाइम ई और सबस्ट्रेट एस जुड़ते हैं, यानी आप समझ लें कि ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। दोनों जब जुड़ गए तो बन गया ईएस कॉम्प्लेक्स। ईएस कॉम्प्लेक्स में यूं एंजाइम है, यूं सबस्ट्रेट, दोनों जुड़ गए तो इसको हम कहते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स। फिर रिएक्शन होता है, यानी कैटालिसिस होती है, और एंजाइम वैसे का वैसा ही अलग हो जाता है, और जो सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट बन जाता है। अब समझ ले ये प्रोडक्ट है। यूं एंजाइम काम करते हैं। एक्टिव साइट के साथ जुड़ना होता है सबस्ट्रेट ने। अब एक्टिव साइट को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। एक्टिव साइट जो है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर थ्रू डेफिनेट एंड चार्ज बियरिंग साइट विच इज एक्टिव साइट। यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट जिस जगह पे जुड़ते हैं ना, उस जगह पे एंजाइम के खास चार्ज होता है। वो चार्ज कुछ भी हो सकता है, एक्चुअली वो चार्ज सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करता है। फिर सबस्ट्रेट अटैच होता है एंजाइम के साथ और फिर रिएक्शन होता है। बाकी मैं एक्टिव साइट को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और चार्ज एंड शेप फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। कुछ खास अमाइनो एसिड होते हैं जो खास तरतीब में जुड़ते हैं, फिर वो बनाते हैं एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट को एक मखसूस शेप भी देते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा अहम है कि एक्टिव साइट के दो पार्ट्स होते हैं। एक्टिव साइट के दो हिस्से होते हैं। एक एक्टिव साइट की होती है बाइंडिंग साइट, एक कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग मीन जुड़ना। तो जो बाइंडिंग साइट है ना एक्टिव साइट की, सपोज हमारे पास ये एंजाइम है, इस एंजाइम की ये एक्टिव साइट है,
तो ये जो साइट है, ये एक्टिव साइट का ये जो हिस्सा जो जुड़ने के अंदर हेल्प देगा, इसको हम कहेंगे बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट हेल्प्स एंजाइम टू बाइंड विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। दूसरी होती है जी हमारे पास से कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट जो है इसका काम होता है रिएक्शन करवाना। जब एक बार करेक्ट सबस्ट्रेट जुड़ जाए बाइंडिंग साइट के साथ, फिर कैटालिटिक साइट जो है ये एक्टिवेट होती है और ये उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देती है इनटू प्रोडक्ट। अब एंजाइम हमने ये पढ़ लिया कि एंजाइम का मैकेनिज्म क्या है, जनरल मैकेनिज्म पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कौन सा जुड़ता है। इसके लिए हमारे पास दो मॉडल है, लॉक एंड की मॉडल, दूसरा मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल। पहले हम देखते हैं लॉक एंड की मॉडल। ये मॉडल 1890 में पेश किया ईमेल फिशर ने। ये एक साइंटिस्ट है, 1890 में इसने मॉडल पेश किया। उस मॉडल को कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। आपको पता है कि लॉक कहा जाता है ताले को और की बोला जाता है उसकी चाबी। अब जिस तरह से एक मखसूस ताले को एक मखसूस चाबी ही ओपन कर सकती है, इसी तरह एक मखसूस एंजाइम के साथ एक मखसूस सबस्ट्रेट ही जुड़ सकता है। हर ऐरा गैरा सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ नहीं जुड़ सकता। एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा, वही एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट आ सकता है। यानी हम यूँ कहेंगे कि एज अ स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक इन द सेम मैनर a specific substrate can bind with specific enzyme। सपोज ये हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, इसकी एक्टिव साइट की एक खास शक्ल है। अब इसके साथ सिर्फ ये सबस्ट्रेट फिट आएगा इसके अंदर, बिल्कुल यानी लॉक एंड की तरह। आप इस एंजाइम को समझ ले, ये लॉक है, ये इसकी की है। सिर्फ जब असली की सामने आएगी वही इस लॉक के साथ जुड़ेगी। जब असली सबस्ट्रेट आएगा वही एंजाइम के साथ जुड़ेगा। कोई भी इससे मिलता जुलता सबस्ट्रेट भी एंजाइम के साथ है यूं वाला ये वाला भी जुड़ नहीं सकता। यानी अब ये एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ा, ये ई हो गया, ये एस, ये ई एस कॉम्प्लेक्स बना। फिर ये रिएक्शन होने के बाद यानी कैटालाइसिस होने के बाद एंजाइम वैसे का वैसा ही अलग हो गया और सबस्ट्रेट तब्दील हो गया प्रोडक्ट में। तो ये जो लॉक एंड की मॉडल है ना, इसके मुताबिक एक्टिव साइट इज रिजिड। एक्टिव साइट में आप कह सकते हैं कि नो फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी किस्म की कोई लचक नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिव साइट में नो फ्लेक्सिबिलिटी, ना जुड़ने से पहले कोई लचक आई, ना जुड़ने के बाद कोई लचक आई, और जब वो चीज़ उतर गई प्रोडक्ट बन गई फिर भी कोई चेंज नहीं आई। देर इज नो मॉडिफिकेशन, देर इज नो चेंज। एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है, लॉक एंड की मॉडल ये कहता है। अब हम दूसरे मॉडल को देख, दूसरा मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अच्छा, इस मॉडल को मैं एक और नाम देता हूं हैंड एंड ग्लव मॉडल। हैंड और ग्लव दोनों चीज़ों का आपको पता होगा। हाथ और हाथ के ऊपर जो दस्ताना चढ़ाया जाता है, जो ग्लव चढ़ाया जाता है, आप इस मॉडल को ये नाम दे सकते हैं। ये मॉडल बाद में पेश किया गया 1959 में, डैनियल कोशलैंड ने पेश किया, और ये मॉडल ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। इस मॉडल को ज़्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है बायोलॉजी में। मॉडल ये है कि व्हेन अ सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम, जब सबस्ट्रेट जुड़ा एंजाइम के साथ, इट इंड्यूस का मतलब होता है मुंतकिल करना, इसीलिए इस मॉडल को इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं। यानी थोड़ी सी मुंतकिल हुई, क्या, इंड्यूस सम चेंज इन एंजाइम स्ट्रक्चर। सबस्ट्रेट जुड़ा एंजाइम के साथ, एंजाइम की शेप में थोड़ी सी चेंज आ गई। दिस चेंज एनेबल एंजाइम टू परफॉर्म इट कैटालिटिक एक्टिविटी मोर इफेक्टिवली। इस चेंज की वजह से अब एंजाइम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना काम कर सकता है। तो बिल्कुल हैंड एंड ग्लव मॉडल की तरह, जिस तरह आपके हैंड है उसके ऊपर आप कोई ग्लव चढ़ाएं, तो वो जो ग्लव है वो बिल्कुल, अगर थोड़ा सा आपके हाथ से वो छोटा है या थोड़ा सा बड़ा है, जब हाथ के ऊपर आप उसको चढ़ा लेंगे वो आपके हैंड की शेप के मुताबिक हो जाएगा। तो ये मॉडल बिल्कुल ऐसे ही है। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, बिल्कुल एक्टिव साइट से मिल नहीं रहा 100% सबस्ट्रेट,
लेकिन जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ा यानी ES कॉम्प्लेक्स बना, तब एंजाइम की एक्टिव साइट में थोड़ी सी चेंज इंड्यूस हो गई। उस चेंज की वजह से सबस्ट्रेट फिट आ गया एंजाइम में, इसलिए मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल, यानी चेंज की वजह से फिट आया है। अब रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट बन गई। ये मॉडल जो है ये थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, इसको ज़्यादा सही माना जाता है। ठीक है, ये दो मॉडल हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग तो इस चैप्टर में से आना नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यही है कि आप लॉक एंड की मॉडल को बयान करें, इसकी डेफिनेशन लिखें, और दूसरा आप इंड्यूस्ड फिट मॉडल की डेफिनेशन लिखें। ये एक टेबल सा साइड पे बना हुआ है, एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन। ये क्या होता है, एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि वो एक से ज़्यादा स्टेप्स पर मुश्तमिल होते हैं। सपोज एक मॉलिक्यूल ए है, इस मॉलिक्यूल को ई में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये ए डायरेक्टली ई में कन्वर्ट नहीं हो सकता। पहले ये ए बी में जाएगा, फिर बी से सी में कन्वर्ट होगा, फिर सी से डी में, फिर डी से ई में। तो ये जो इस तरह का रिएक्शन होता है ना, इसको हम ऐसे जो रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप्स पर मुश्तमिल हो, इन रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। तो ऐसे रिएक्शन के लिए हर स्टेप के लिए एक अलग एंजाइम होता है, और यूं इनिशियल सबस्ट्रेट से फाइनल प्रोडक्ट बनती है। अब इसी चीज़ को एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन कहते हैं, यानी इन सम केसेस डिफरेंट एंजाइम वर्क इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, एक खास तरतीब में काम करते हैं टू कंप्लीट अ मेटाबॉलिक पाथवे। तो इसके अंदर होता ये है कि प्रोडक्ट ऑफ वन एंजाइम, एक एंजाइम की जो प्रोडक्ट है जो उसने बनाई, हैंडेड ओवर टू नेक्स्ट, वो अगले को दे दी जाती है एज सबस्ट्रेट। अगला एंजाइम उसी पहले की प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट के तौर पे लेता है। ये आप यूँ समझे कि देखिए ये रिएक्शन है, इनिशियल सबस्ट्रेट है ए, पहला एंजाइम है ये वाला E1। E1 ने क्या किया, E1 ने कन्वर्ट कर दिया ए को बी में, तो अब बी बन गया। अब जो एंजाइम E1 है ये वाला, इसका प्रोडक्ट क्या है बी, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो अगला एंजाइम है E2। E2 क्या करेगा, E2 बी को सी में कन्वर्ट करेगा, यानी E2 के लिए सबस्ट्रेट क्या है बी। बात की समझ आई कि जो पहले एंजाइम का प्रोडक्ट है वो अगले का सबस्ट्रेट है। अब इस E2 एंजाइम का देखिए, E2 का प्रोडक्ट है C, और ये जो C है ये E3 के लिए सबस्ट्रेट है। और इसी तरह ये थर्ड जो एंजाइम है इसका प्रोडक्ट है D, और ये जो D है ये फोर्थ एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट है। यूं इनिशियल चीज़ से फाइनल चीज़ बनाई जाती है। तो ये है एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन। हमारी बॉडी के अंदर एक दो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है। सिंगल स्टेप में ग्लूकोज नहीं बनता, बल्कि बहुत ज़्यादा चेंजेस के बाद ग्लूकोज बनता है। इसी तरह जो रेस्पिरेशन का अमल है ये भी एक मेटाबॉलिक पाथवे है। रेस्पिरेशन के अंदर आपने पढ़ा है कि ग्लूकोज को जब तोड़ा जाता है ना CO2 + H2O में, तो ग्लाइकोलाइसिस भी होती है, क्रेब्स साइकिल भी आता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होती है। बहुत लंबा प्रोसेस है ये। एक बात और कि ये जो A है इसको आपने कन्वर्ट किस में करना है, E में। E फाइनल प्रोडक्ट है। जब जानदार की बॉडी में फाइनल प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा बन जाए, यानी E बहुत ज़्यादा जमा हो गया, अब क्या करेगा, जब E की मिकदार ज़्यादा हो जाए ना, ये खुद ब खुद इस एंजाइम को काम करने से रोक देगा। इस चीज़ को हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। ये क्या है, फीडबैक इनहिबिशन। एक्चुअली इसका मकसद ये है कि जब E ज़्यादा बन गया, E सेल के अंदर जमा होना शुरू हो गया, एक मॉलिक्यूल ये ज़्यादा है, सेल को इतनी ज़रूरत नहीं, तो अब इसका ज़्यादा होना खुद ब खुद इस एंजाइम को रोक देगा। जब ये एंजाइम रुकेगा तो ये रिएक्शन आगे की तरफ चल ही नहीं सकता, तो पूरा मेटाबॉलिक पाथवे रुक जाएगा। यू कंट्रोल किया जाता है, यानी इस मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट भी किया जाता है। इसी तरह जब ए की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए, ए बढ़ना शुरू हो जाए, तो फिर ये जो ए है ये खुद ब खुद इस एंजाइम को एक्टिवेट भी कर देता है। इसको हम कहते हैं प्रीकर्सर एक्टिवेशन। ये चीज़ है प्रीकर्सर एक्टिवेशन। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।